नाजरीन, आपका हमारे चैनल आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मुख्तलिफ़ ज़बानों अदब में दर्जनों किताबों के मुसन्निफ़ और अपनी पहली शाये किताब भारत की प्रथम अंगड़ाई के लिए नेशनल अवार्ड से सरफराज याफ्ता मास्टर अहसन अंसारी की एक साथ 3 किताबों का रस्म इजरा शहर के मल्ला शाही कटरा वाकर नगर पालिका परिषद मऊ के मीटिंग हॉल में पालकी सोशल ग्रुप के बैनर तले चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी की सदारत में और मेहमान खुसूसी प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह अंसारी की मौजूदगी में अमल में आया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने मास्टर अहसन अंसारी के ज़रिए तसनीफ़ की गई तीनों किताबों, जिसमें सबसे अहम किताब उर्दू कंपटीशन बुक जो तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए अहम करार दी गई है, के अलावा 2 दीगर किताबों विश्व दर्पण में नारी, गीता और कुरान जो हिंदी में तसनीफ़ की गई है पर तफसीली रोशनी डालते हुए उसकी अहमियत व अफादियत का तज़किरा किया। सदारती खिताब करते हुए शहर चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा मास्टर अहसन अंसारी साहब को, जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं। उन्होंने अहसन अंसारी साहब से अपने देरीना ताल्लुकात का भी तज़किरा करते हुए उनके ज़रिए इब्तदाई तालीम हासिल करने का भी तज़किरा किया। आप मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल के मनसब पर रहे और मिडिल स्कूल की तामीर व तरक्की में आपका नुमायाँ किरदार रहा है। आपने 42 किताबों की तसनीफ़ करके बहुत बड़ा काम किया है। कंपटीशन की किताबों से कम वक्त में बहुत सी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। यह किताब आने वाले कंपटीशन में बहुत अच्छी किताब साबित होगी। इसके अलावा उन्होंने ख़वातीन की शख्सियत और उनके नुमायाँ किरदार के बारे में जो किताब लिखी है विश्व दर्पण में नारी, वो बहुत अच्छे नॉलेज की किताब है और इस बात की भी ज़रूरत है कि हम उनकी किताब गीता और कुरान के ज़रिए गीता और कुरान के बारे में भी इल्म हासिल करें। उन्होंने कहा कि मज़ा तो तब है कि दूसरों के मज़हब के बारे में भी हम जानें और कंपटीशन करें और तब हमें सही नॉलेज होगा। किताब के मुसन्निफ़ मास्टर अहसन अंसारी ने अपनी कोशिशों और काविशों का तज़किरा करते हुए अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताते हुए कहा कि अपनी पूरी तालीम अपने ज़ाती मुताला से हासिल की। घरेलू परेशानियों और माली तंगी के सबब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेकर बाकायदा तालीम हासिल नहीं की। यह उनकी हसरत ही रह गई। उनकी अदबी, समाजी, तारीख़ी और मजहबी तराजीम पर किसी सरकारी इदारा और न ही किसी निजी इदारे ने उनका कोई माली ताउन किया। इसलिए उनकी बहुत सी तसनीफ़ात माली मदद न होने की वजह से अभी तक शाये न हो सकीं, जो एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू है। उन्होंने ख़ास तौर से उर्दू कंपटीशन बुक की खूबियों और उससे तलबा व तालबात को मिलने वाले फ़वाइद से मुतल्लिक़ खुसूसी रोशनी डाली। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह अंसारी ने कहा कि बुनियादी तौर पर उर्दू के जो कंपटीशंस हैं वो बीएड, बीटीसी और नेट के लिए जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं, यहाँ चूँकि बड़ी लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, हर तरह की किताबें और नोट्स मौजूद नहीं हैं, उन तमाम किताबों से मवाद लेकर एक जगह इकट्ठा करने का एक बड़ा काम है और उस बड़े काम को उर्दू कंपटीशन बुक में किया गया है। तो जाहिर है कि यह एक तरह का माजून साबित होगा और उन तलबा व तालबात के लिए जो खुसूसी तौर से नेट की तैयारी करते हैं। आखिर में चेयरमैन मोहम्मद तैयब पालकी ने मास्टर अहसन अंसारी को बुके पेश करके एजाज़ से सरफराज किया। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं मुकर्रिरीन हजरात। मिस्टर अहसन साहब जो मास्टर मिडिल स्कूल में प्रिंसिपल रहे हैं, जो रोमनपुरा हिब्बा के रहने वाले हैं, उन्होंने करीब 42 किताबों को लिखा है। आज 3 किताबों का लोकार्पण था, जिसमें उर्दू कंपटीशन बुक और गीता और कुरान और विश्व दर्पण में नारी, ये 3 किताबों का विमोचन था और इस विमोचन में काफ़ी संख्या में लोग आए। पालकी सोशल ग्रुप की तरफ से ये प्रोग्राम हुआ,
जो अदबी प्रोग्राम रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम में सबसे अहम किताब उर्दू कंपटीशन बुक रही है। जी। और इस किताब को का रस्म इजरा का ही मकसद मास्टर अहसन साहब का रहा है। जी। और इससे जो स्टूडेंट हैं, तलबा या तलबात, उनको बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो इस इजरा की रस्म के प्रोग्राम में तलबा और तलबात नदारद रहे, और कैसे हम उन तक इसके फ़वाइद के बारे में अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम बहुत मुख्तसर था, और ये कोविड-19 की वजह से एक लिमिट आदमियों को ही बुलाना था, और इसलिए शहर के ज़िम्मेदार लोग और अदबी और साहित्यिक से जो लगाव रखते हैं उन्हीं लोगों को भी इनवाइट किया गया था। कभी फिर प्रोग्राम होगा तो उसमें स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। इस किताब से कितना मतलब स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि मास्टर साहब का कहना है कि हर छोटे बड़े कंपटीशन जो हैं उर्दू की इस बुक से फ़ायदा पहुंचेगा, लेकिन इस पूरी तकरीब में इस किताब पे बहुत फोकस नहीं किया गया। देखिए, फोकस करने के लिए बहुत वक्त की चाहिए दरकार है, और वक्त की कमी थी, और टाइम भी सबको 10 मिनट 5 मिनट ही दिया गया था। ऐसे में वो पूरा वक्त तबसरा मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक समझता हूँ कि उर्दू कंपटीशन बुक तो बहुत कारगर साबित होगी। अगर इसको मुताला किया जाए तो बहुत सी कम वक्त में बहुत सी नॉलेज दी जा सकती है इस किताब से, और कंपटीशन वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट को ख़ास तौर से? इस कंपटीशन के ज़रिए मैं ये आज के प्रोग्राम के ज़रिए लोगों से यही कहूँगा कि आप कंपटीशन का मिजाज बनाएं और इन किताबों को गर्दाने पढ़ें और कंपटीशन में बैठें। और जो उनकी और भी चीज़ें हैं, ये सब किताबें, विश्व दर्पण भी है, तो नारी के संबंध में बहुत सी चीज़ें जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, इससे आप हासिल कर सकते हैं। उसी तरह गीता और कुरान के बारे में, इस्लाम और हिंदू धर्म के बारे में, दोनों के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हो सकती हैं। तो ये इस तरह की किताबें कंपटीशन में बड़ी कारगर साबित होगी, और उम्मीद है कि अगर स्टूडेंट इस किताब को पढ़ें तो उनको कंपटीशन में बहुत कामयाबी मिलेगी और फ़ायदा मिलेगा। इस प्रोग्राम में उर्दू कंपटीशन बुक्स का जो रस्म इजरा हुआ, आपने स्टडी की होगी इसकी, और इस बुक्स के बारे में आपका क्या तसव्वुर है, कितना फ़ायदा स्टूडेंट को हो सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पे उर्दू के जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो बीएड के लिए, बीटीसी के लिए और नेट के लिए हमारे यहाँ जो हमारे समाज में, तो जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं तो यहाँ चूँकि बड़ी लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, हर तरह की किताबें, टेक्स्ट बुक या तमाम अदीबों की किताबें यहाँ मौजूद नहीं हैं। उन तमाम किताबों से मवाद ले करके एक जगह इकट्ठा करना एक बड़ा काम है, और वो बड़ा काम इस कंपटीशन बुक में, उर्दू कंपटीशन बुक में किया गया। तो जाहिर है ये एक तरह का माजून साबित होगा उन तलबा के लिए जो खुसूसी तौर पे नेट की तैयारी कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इसकी तशहीर होनी चाहिए, हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ज़रा सा उस पर ज़्यादा फोकस हालांकि हुआ है, लेकिन ज़्यादा फोकस जो करना चाहिए वो नहीं हुआ, क्योंकि वक्त कम था और 3 किताबों का एक चीज़ है जैसे कि जौनपुर एक ज़माने में सिराज हिंद, और हमारा खित्ता भी जौनपुर का खित्ता हुआ करता था, और यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता हमेशा से जाने जाते रहे हैं। लेकिन मऊ भी एक ज़रखेज़ ज़मीन रही है तालीमी एतबार से, लेकिन क्या वजह आप समझते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है आज तक? लाइब्रेरी हैं, कई हैं, लेकिन जो किताबों से दिलचस्पी लोगों की ख़त्म हुई, जिसकी वजह से लाइब्रेरी मौजूद तो है, उसकी हैयत है, उसके फ़ायदे नहीं हैं, उसकी तरक्की नहीं हो रही है। बहुत सारी लाइब्रेरियाँ अभी भी मौजूद है और मैंने देखा है, लेकिन यहाँ जैसे गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी थी स्वदेशी कॉटन मिल के बगल में, और जब से बनी है तब से ताला लगा। तो हमारे पूरे समाज का ही ये दिवालियापन है कि उस किताबों से रुझान हट गया है, और अगर हम इस तरफ फिर से लौटें
तो लाइब्रेरियाँ फिर से वो जो है वो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं। दानिशगाह है, उसमें वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी अब शिफ्ट हो गई है मदरसा तालीमुल कुरान में, मैंने देखा है दानिशकदा। तो वो लाइब्रेरियाँ बहुत अच्छी लाइब्रेरियाँ, ऐसे नहीं है। अब ये है कि अब फिर से रुझान हो रहा है। अभी जो ज़रा सा मोबाइल का ज़माना आ गया था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई थी, तो लोगों को किताब से इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था, मगर अब उबाऊ हो गया है वो। अब लोग किताब में ख़रीद रहे हैं, पढ़ने लगे हैं फिर से। ऐसे ज़माने में जबकि देखा जाए कि लोग व्हाट्सएप और मोबाइल से बहुत चिपके हुए हैं, इस दौर में भी मास्टर अहसन साहब का तकरीबन 42 किताब का लिख देना, आप इसको किस तरीके से समझते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैंने जब सुना और देखा कि पहली बार मऊ में, मुझे जानकारी नहीं थी कितनी किताबें लिख चुके हैं, नेशनल अवार्ड पा चुके हैं, आज नहीं 1993 में पा चुके हैं जी। और फिर भी गुमनाम हम लोग। भारत ये की हमारी प्रथम अंगड़ाई, ये हमारी अंगड़ाई इन्होंने बदकिस्मती है लिखी कि हम थी। इन्हें नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि हमें किताब से दिलचस्पी अगर होती तो ये मऊ इतना बड़ा अदब का गहवारा होता जा रहा है। ये जान लीजिए, देखिए मऊ का एक नए शक्ल में डेवलपमेंट हो रहा है अदब की दुनिया में, और यहाँ पढ़ाई ऐसे पलट के आई है कि आप आगे देखेंगे विद इन 10 ईयर्स के बड़ा एकेडमिक सेंटर बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा था लाइब्रेरी को लेके, मेरा मेन मकसद यही था कि हायर एजुकेशन के लिए कोई लाइब्रेरी इस तरीके की नहीं है, क्योंकि यहाँ के बच्चे IAS, PCS, इंजीनियरिंग, यहाँ तक कि मेडिकल में बहुत अच्छी मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फिर भी उनके लिए कोई ऐसा मवाद नहीं है कि जो यहीं से वो तैयारी कर सकें। अब तक जितने लोगों ने ये क्वालिफाई किया वो इनफरादी कोशिश है। यही मैं अपनी महफिलों में कहना चाहता हूँ कि इज्तिमाई कोशिश करनी चाहिए हमें। हमारा जो दीन है, जो मज़हब हमारा बताया गया है, उसको ज़रा सा सुकड़ा दिया गया है। उसमें कुछ ट्रेडिशंस, कुछ रिवाज को मज़हब समझ लिया गया है। हालांकि हमारे यहाँ जो पहले ही कहा जाता है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन, तो फ़रीज़ा का मतलब ही होता है कि उसके तमाम निज़ाम, तो तमाम सिस्टम को खड़ा किया जाए ताकि वो इल्म की फ़रीज़त पूरी हो सके। तो हम सिर्फ ज़ुबानी तकरीरों में रह गए, ये हमारी कमियां हैं और ये दूर होंगी, क्योंकि अब जो बेचैनी पैदा हुई है उसमें दूर होने की बड़ी आपने एक अपनी स्पीच में एक बात कही, बड़ी मतलब मुतनाज़ बात थी, जिसमें आपने कहा कि मज़हब की वजह से 50% लोगों को मतलब इससे बाहर कर दिया गया है। मजहबी हक़ से बाहर वजाहत करेंगे इस पर? देखिए, वजाहत करूँगा तो ये फिर एक मवाद खड़ा हो जाएगा। मैंने जो आयत पढ़ी थी वो आयत यही थी कि औरत और मर्द इस्लाम की नज़र में बराबर है, दोनों के लिए कुरान शरीफ है। मर्द की कुरान अलग नहीं है, औरत की कुरान अलग नहीं है। तो आखिर समझने में कहीं गलती हुई है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल उनको छांट के नाक़िसुल अक़ल, नाक़िसुल मज़हब कह करके उनको किनारे किए हैं। जैसे मस्जिद से उनको किनारे किया गया, तो दीन की रूहानियत असल मस्जिद से आती है और वो ख़त्म हो गई उनके अंदर। एक बड़ा तबका है जो मस्जिद से औरतों का जाना इज्तनाब करता है, और उस बात को आपने छेड़ा है, तो कहीं आप नहीं समझते कि ये बड़ा मसला बन सकता है? जब तक आप जमे हुए पानी को हिलाएंगे नहीं, हल नहीं निकलेगा। पानी साफ़ नहीं जम चुका है, जमूद आ चुका है, कुछ तो बात देनी पड़ेगी। टकराव लेने के लिए तैयार नहीं, हैं? टकराव मैं क्यों लूँ? मैं तो इस्लाह की बात कर रहा हूँ। मुझे वो समझा दे कि आप गलत हैं। टकराव की क्या ज़रूरत? हर बात को हम टकराव से क्यों लेते हैं? इस बात को लेके तो टकराव पैदा होगा। नहीं, टकराव हमें नहीं उम्मीद है, क्योंकि आज बेदारी शुरू हो रही है, शुरू हो चुकी है। अब लोग सोचने लगे हैं जो हमारा मज़हब है वो असल कुरान में है, और एक हदीस से हम नतीजा अख़ज़ किए हैं कि नाक़िसुल अक़ल औरत होती है। क्यों? उसमें एक गवाही दिलाई गई है कि गवाह 2 औरत की एक मर्द के बराबर होती है। यहाँ थोड़ा समझने में फ़र्क कर समझिए। वो गवाही माल के लेन देन में है, कर्ज़ के लेन देन में है, और कर्ज़ के लेन देन में आप समझते हैं कि जो जहाँ पैसे का मामला होता है वहाँ बहुत सारे ताकत का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर है, न कि दीनी मामले में उनकी एक गवाही। अगर हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से अगर हदीस मरवी है तो उनको 2 गवाह की ज़रूरत नहीं थी वो मरवी हदीस के लिए। 1400 साल पहले ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए मसावात का जो पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और वहाँ से लेके अब तक कहाँ कमी आप समझते हैं कि मतलब इनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से इस तरीके के मामले आते हैं? पिछड़ी कौमों को मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, वो खौफज़दा रहते हैं, हर चीज़ से डरते हैं, साइकोसिस होता है। हमारी औरतें जाएंगी तो बुराई पैदा करेंगी, बेटे जाएंगे तो नहीं। आखिर बुराई किससे पैदा होगी? दोनों के मिलन से। दोनों बराबर के ज़िम्मेदार। अगर सारी जिम्मेदारी लड़की से उठा करके हम दोनों पर बराबर बांट दें, जिस बुराई से हम खौफज़दा हैं, तो आप पलड़ा बराबर हो जाएगा। उतने ही तंबी अगर बेटों को भी करें जितना बेटी के लिए हम नहीं। आज एक फितना नया पैदा हुआ है, जैसा ख़वातीन के लिए
महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम चलता है, लेकिन ख़वातीन की तरफ से मामूली सी बातों को लेकर जिस तरीके से एलिगेशन मर्दों पे लगा दिए जाते हैं, तो अब किस तरीके की सशक्तिकरण और किस तरीके की उनकी मतलब ये चाहते हैं? बहुत सही सवाल आपने किया है। देखिए, ये एक्सट्रीमिज़म है और ये बदले की कार्रवाई है, उसको आप निज़ाम का हिस्सा मत बनाइए। हमेशा हम निज़ाम की बात करते हैं, इनफरादी गलती को हटाइए, निज़ाम दुरुस्त करिए। निज़ाम जब दुरुस्त होगा तो मैक्सिमम फ़ायदे पहुँचेंगे। इनफरादी गलतियों और इनफरादी तशद्दुद की बात करेंगे तो तस्लीमा नसरीन खड़ी है, जो सारी दुनिया घूम के सब सारे मर्दों के मुंह पर कालिक पोत रही है। उसकी ज़रूरत नहीं है। इनफरादी ने निज़ाम के दुरुस्ती की बात करिए। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? अगर ये पैगाम यही है कि देखिए, हम तज्ज़िया करें कि जिस चीज़ से औरत के लिए हम खौफज़दा है, मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, वो ज़िना है। और ज़िना अकेले औरत नहीं करती है, मर्द करता है उसके साथ। तो हम दोनों के को बराबर नज़र से देखें कि ज़िना के लिए जितना ज़िम्मेदार औरत है उतना ही मर्द भी है। तो दोनों की तंबीह, दोनों के रास्ते, दोनों के निज़ाम बराबर खड़े किए जाने चाहिए। बदकिरदारी का मतलब औरत नहीं होता है, वो मर्द भी होता है। बेशक, थैंक यू। हाँ, सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से और हमारे जो इदारे हैं उसकी तरफ से आपको मुबारकबाद कि आपने उर्दू कंपटीशन बुक्स लिखी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पहली किताब के लिए भारत में प्रथम अंगड़ाई नेशनल अवार्ड शायद शंकर दयाल शर्मा जी के हाथों आपको मिला था। आप जो किताबों के लिखने का सिलसिला जहाँ से शुरू किया आपने, कब आपको हुआ कि हमें किताबें लिखनी चाहिए? देखिए, 1985 से मैंने अरबी, फारसी और उर्दू किताबों का हिंदी तर्जुमा शुरू किया। ये बम्बई से मेरे पास आती थी, तो 18-19 किताबों का उनका तर्जुमा किया। तो उसके बाद उन्होंने कोई शायर नहीं थी, तो मैंने कहा कि इसका मतलब आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने उनका छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी किताबें लिखना शुरू की। मेरी पहली किताब वही भारत की प्रथम अंगड़ाई है, जो 92 में शाये हुई और 93 में उस पर मुझको अवार्ड मिल गया। अवार्ड मिलने के बाद आपका हौसला और दूना हो गया जी। और 92 से लेके अब तक आपने 42 किताबें तकरीबन 42 से 50 किताबें लिख चुका हूँ जी। और वो उसमें तो 42 भी है, अभी और दिया नहीं। जब अच्छा, ये सिलसिला आपका अभी जारी है या यहीं से रुक मैं गया? रोज़ मेरा यही काम है, सो के उठना, नहाना धोना, पढ़ना घूमना, उसके बाद बैठ के दिन। कितनी ज़बानों में आपने अब तक किताबें लिखी हैं? मैं इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में 2 किताबें में। ये तो मैं जब दिल्ली गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर लोग मुझसे मिले, कहे कि ये तुम लिख सकते हो। इसलिए कि लड़के तलबा और तालिबात जो हैं बहुत परेशान थे, यही किताब तलाश करते थे। तो उन लोगों ने बड़ा मुझको जोर दिया। फिर इलाहाबाद, लखनऊ से, उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा मैं लिख दूँगा। तो मैंने ये उर्दू कंपटीशन बुक लिखी। जिस ज़बान का माजी रोशन था, आज उसका मुस्तकबिल बहुत ख़राब है। ऐसे वक्त में आपने उस किताब को लिखा है उर्दू ज़बान में, तो क्या इस किताब से उर्दूदां के लिए या उर्दू से दिलचस्पी रखने वालों के लिए कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है? ये देखिए, उर्दू के बहुत से कंपटीशन होते हैं यूनिवर्सिटी के और मुलाजमत के लिए, और बीएड है, टेट है या और बहुत सी। तो उसमें इसकी ज़रूरत थी उर्दू वालों के लिए। इसलिए कि देखिए, आने वाले दौर में उर्दू का बहुत ज़बरदस्त मामला उठेगा। उर्दू की पसमानदगी का अलमिया क्या है? अब उर्दू की पसमानदगी तो मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि उर्दू तरक्की ही कर नहीं, जैसे यहाँ गवर्नमेंट ही नहीं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने डिसीज़न दिया, उर्दू ज़बान को दूसरे दर्जे की ज़बान करार दिया उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम अगर कोई एड्रेस लिखते हैं, कोई चिट्ठी लिखते हैं या कुछ ख़त किताबत करते हैं सरकारी दफातर में, तो हम उर्दू में नहीं करते, इंग्लिश में करते हैं, और उसके बाद या हिंदी में करते हैं, और फिर हम रोते हैं कि हमारी ज़बान की कोई कदर नहीं। तो कहाँ समझते हैं कमी कहाँ है? कमी तो हमारे ही अंदर है। अब जैसे कि मेरे ही अंडर में एग्ज़ाम हुआ था, ये ट्रांसलेटर का और टीचरों का मेरे ही अंडर में हुआ था। तो मैंने अपना देखा और अपना सब
ऐसे ही अपना सवाल जवाब बनाया, अपना उसके बाद दिया और सबके। तो आज जो ट्रांसलेटर हर ऑफिसों में हैं कि हिंदी माने जो उर्दू आए, उर्दू में दरख्वास्त आए तो उसको आप हिंदी में कर दीजिए। आज भी हज़ारों सीटें जो उर्दू के ट्रांसलेटर की हैं वो खाली पड़ी हैं। खाली पड़ी है। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है। अब तो शायद मुख्यमंत्री जी ऐलान किए हैं कि अल्पसंख्यक की जितनी सीटें खाली हैं सबको तुरंत कोटा दिया जाए। आपके जो स्टूडेंट रहे हैं जो मिडिल स्कूल से पढ़ के निकले या और भी जगह आपने जिनको तालीम दी, एक बड़ी टीम है आपके स्टूडेंट की, उनसे क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनसे क्या पैगाम दूँगा कि अपना खुद अच्छी अच्छी पोस्टों पे अपने बच्चों को भी अपना उसी पोस्ट। अच्छा, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मतलब जब कोई बात होती है पैगाम के लिए तो पोस्ट क्यों हायल हो जाती है? क्या पोस्ट ही अच्छे इंसान बनाती है या एक तालीम अच्छा इंसान बनाती है? देखिए, तालीम तो एक ज़रूरी चीज़ है। ये हालत से बेहतर तालीम है। अगर तुमको मुल्क चीन में भी जाके तालीम हासिल करना पड़े तो हासिल करो। जबकि मुल्क चीन अफगानिस्तान था तो देखिए पूरी दुनिया में जा कोई भी मजहब हो, कौम हो, बिना तालीम को देखा है जी। बगैर तालीम के साथ साथ तरबियत का भी होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और तालीम और तरबियत का होना ज़रूरी है तो लिविंग स्टेटस उसका स्टैंडर्ड होगा। जी। और स्टैंडर्ड होगा तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। तो फिर क्यों ये फोकस किया जाता है कि जॉब ही हो? फिर क्यों ये फोकस किया जाता है कि उसकी नौकरी अच्छी हो, उसकी जॉब अच्छी हो? फोकस इस पे क्यों नहीं हो जाता है कि तालीम अच्छी हो, इंसान अच्छा हो? मैं तो यही कहता हूँ कि तालीम हासिल करो, चाहे तुमको झाड़ू ही लगाना पड़े या बोझा ढोना पड़े, लेकिन तुम्हारे पास तालीम रहेगी तो तुम्हारी हर जगह इज्जत होगी। जिस आदमी के पास तालीम है तो कभी भूखा नहीं रह सकता। ठीक है।